नमस्कार एवरीवन। तो जियोग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जहाँ पर पिछले कुछ सालों से जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी चाहे कितनी भी ज़्यादा रेलेवेंस हो किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर के, सबसे पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेबस आपको होना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का और क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये पहला रूल है, पहला और बेसिक रूल यही है कि सब सब्जेक्ट आपको एवरेज लेवल पे आने चाहिए, मतलब कि एवरेज आप हर सब्जेक्ट में होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए अगर जियोग्राफ़ी की बात करें तो जियोग्राफ़ी पे भी यही बेसिक रूल अप्लाई होता है। पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिलेबस की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा पोर्शन किस पर्टिकुलर जो पेपर है उससे लिंक होता है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़रूरी है आपको कि पता होना चाहिए, तब जा कर के आप बेहतर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए पहली जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की पहले क्लियरली। उसके बाद जो फिर आप उसको स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल जियोग्राफ़ी जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपका, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं पहले भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जियोग्राफी जो 11th की एनसीईआरटी की बुक है वो बहुत क्रूशियल है और इस उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको वो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अगर हम हिमाचल की बात करें तो देखिए, हिमाचल में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इंडियन जियोग्राफी से देखने को मिलते हैं, पर बर्ड जियोग्राफी से जो है वो कुछ क्वेश्चन मैप बेस्ड हमें स्क्रीनिंग में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें देखिए, जैसे यूनिवर्स हो गया, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है यूनिवर्स का, फिर कैसे प्लेनेट बनते हैं, फिर उसमें अर्थ है, फिर लैंडफॉर्म्स हो गए, क्लाइमेट, ओशंस वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती है। फिर उसके बाद अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, रिवर, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये सब चीज़ें जो पूरा सिलेबस है उसमें मोटी मोटी सी बात है, ये आप इसको समझिए। सबसे ज़रूरी है कि देखिए प्रिपेयर किस वे में किया जाए। तो वो देखिए, मैंने इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। ये पीवाईक्यूज़ है। आप ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में जो अभी हाल फिलहाल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने शायद कईयों ने दिया होगा, कईयों ने पेपर देखा भी होगा। तो आपने ये देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स है वर्ल्ड की, उनको नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए आपको बोला है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका ये फेवरेट टॉपिक रहता है सीक्वेंस में सजाने के लिए, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ हो या साउथ टू नॉर्थ हो, ईस्ट टू वेस्ट हो या वेस्ट टू ईस्ट हो। इस तरह से काफ़ी सवाल पूछते हैं। तो स्कोशिया प्लेट, कोकस प्लेट, नज़ाका प्लेट एंड जुआन डी फूका प्लेट, तो ये पूछी हुई थी इन्होंने। और ये अगर आपने जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें ये तीसरा चैप्टर है जहाँ पर ये आपको क्लियर कट पूरे मैप में दिखाई हुई है, जहाँ से आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते थे। तो कहने की बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने वो बुक का पढ़ी होती तो आपके ये क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना जो है वो बिल्कुल मिनिमम होती। तो इसलिए जो है, इसलिए मैं बार बार ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखिए, आगे एक और मज़ेदार चीज़ आप इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये अगर आपने जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे आप, या उसकी जो पढ़ेंगे उसके बारे में, जैसे हिमालय पर्वत हो गए, फिर भारत में छोटे छोटे पर्वत, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, तो जो रेंजेस आती है उनके बारे में डेफिनेटली पढ़ते हैं हम। तो उनमें ये देखिए, जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको लेकर के आपको मैचिंग करनी थी, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ है। इसके लिए क्या कोई पीएचडी करने की ज़रूरत थी? नहीं, आपको छोटा बड़ा पता होना चाहिए जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, पर यह है कि हम बेसिक को अवॉइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये अरावली रेंज, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना वो कई बार इजी
ईजी कैटेगरी में होते हैं ये क्वेश्चन, और कई बार हम इनको गलत कर बैठते हैं, जो कि अदर स्टूडेंट्स जो हैं, अदर एस्पिरेंट्स जो हैं, वो कंटिन्यूसली इनको ठीक करते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं। ये गलतियां हमने भी दोहराई हैं और आप भी दोहराते होंगे, तो इसका नुकसान ये होता है कि आप मेरिट आउट हो जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं हमें इनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल जो है वो कभी आपके हाथ से ना निकलें, और क्योंकि ये बेसिक बुक्स में है ना, तो हर कोई पढ़ता है इनको और हर कोई इनको ठीक करता है। जब हर कोई ठीक कर रहा है और आप गलत कर रहे हैं, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस से ही बाहर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ होगी। दूसरी देखिए, इसमें ये भी वही छोटा बड़ा जो भी है, जो माउंटेन्स किस कंट्री से कहाँ बिलोंग करते हैं, जैसे माउंट विटने, लोजोन, नेविस, ब्लांक, ये सब कहाँ कहाँ किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए बहुत फेमस माउंटेन पीक हैं ये, तो इनके बारे में जो है कई लोगों को नहीं पता होगा, जिन्होंने बर्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया होगा। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये सवाल जो है फिर रिपीट हो सकते हैं, तो इनके जो ऑप्शन है आपने उनको भी बेहतर तरीके से समझना है और उनको जो है तैयार करके जाना है। तो जियोग्राफी में आपने देखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आपको मैं और दिखाऊंगा नीचे, ये देखिए मार्बल फॉल्स परटेन टू, कहाँ पे है मार्बल फॉल। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिक बुक्स पढ़ी है, तमिलनाडु बोर्ड की या कहीं की भी पढ़ी होगी, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा होगा। ये 9th क्लास की मुझे लगता है कि समकालीन भारत करके एक जियोग्राफी की बुक है, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। फिर ये बघेलखंड रीजन, ये देखिए ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। तो आपने जो है बेसिक बुक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कहने का पर्पज़ ये है, जो अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी करनी चाहिए, पर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी क्लास की बुक्स होती है वो साफ से लिखी होती है, उनकी जो माइंड सेट होता है, तो हम उस चीज़ को कई बार नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करनी होगी। तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके लिए सूट नहीं कर रही है, तो मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी को जो है वो ख़त्म ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अभी मैंने पिछले इस साल का जो पेपर हुआ था वहीं से आपको दिखा दिया। ये देखिए 2024 में ये क्वेश्चन आया था, बावल मंदिर स्ट्रेट के बारे में पूछा हुआ था, क्योंकि चर्चा में रही थी। तो इस तरह की जो खाड़ियाँ हो गई, जो झीलें हो गई, तो उनसे जो है सवाल बनते हैं, ख़ास करके जो प्री होता है, स्क्रीनिंग होती है उसमें, तो उनको जो है वो आपने ख़ास नज़र उन पे बनाए रखनी होती है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि जब आप सिलेबस को समझेंगे, उसके कोर को समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सब कुछ पता हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं होता है, आपको सिर्फ बेसिक सा चीज़ों का पता हो तो उससे काम चल जाना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि अब मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कि आपने पढ़ना शुरू किया, जो हमारा मान लीजिए रिवर सिस्टम को पढ़ना शुरू किया, तो ये आपको हर चीज़ के बारे में पता हो रिवर के बारे में, ये ज़रूरी तो नहीं ना। पर उसके लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो बेसिक और जो फंडामेंटल रिवर है इंडिया की, जिन पे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको तो आपको एटलीस्ट उनका तो आइडिया होना चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको जब पढ़ेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस से हट फट करके आगे पीछे जा कर के मत पढ़िए, क्योंकि हिमाचल में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। हिमाचल में बिल्कुल सिलेबस से अलाइंड पेपर रहता है, खासकर मेंस में। प्री में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर मेंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें और फंडामेंटल बुक्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये पूछा हुआ है बर्ड जियोग्राफी से, मैप से क्वेश्चन है। ये भी ऊपर वाला भी मैप से था, ये भी मैप से है। यूक्रेन, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी। अब इनको देखिए यूरोप के हैं, बोले कि ईस्ट टू वेस्ट सजा दो इनको। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल जो में है, हिमाचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूपीएससी को फॉलो करता है और उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। तो आपको मैंने ये दिखा दिया सैंपल कि किस तरह से ये चीज़ें चलती है और किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। आपने भी पेपर को उठाया होगा, आई होप आपने देखा होगा, आपने एनालिसिस भी किया होगा अपने लेवल पे कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि मैप बेस्ड क्वेश्चन की अच्छी खासी वेटेज हमें देखने को मिल जाती है। कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया सीधे डायरेक्ट 10 नंबर।
इसके बाद आप देखेंगे नीचे ये थोड़ा सा ना जो है वो इन्वायरमेंट से भी रिलेट होता है क्वेश्चन। इसमें पूछा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, भद्रक, गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये जियोग्राफी का भी पोर्शन होता है और इन्वायरमेंट में भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा होती है। पर हिमाचल जो है वो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इससे संबंधित जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको भी आपने करके रखना है, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो ज़रूरी हैं ही ऑब्वियसली उनको, क्योंकि हर साल जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको तैयार करके रखें। अब आपको घूमिए हमारे मेंस की तरफ। अब आपको मैं मेंस की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ की झलक देखिए आप। ये मेंस के यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 2018 तक जो भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हूबहू उठाए हुए मैंने नीचे डाल भी दिया हुआ है कि कौन से ईयर का है और कहाँ से कौन से चैप्टर से लिंक करता है। तो आप देखेंगे इसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इसमें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ मानसून इन इंडिया। एनसीईआरटी सोर्स क्या है इसका, क्लास 9th की कंटेम्प्रेरी इंडिया, पार्ट 1 चैप्टर 4 क्लाइमेट। क्लास 11th की बात करें तो वो इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट, चैप्टर 4 उसका भी क्लाइमेट। तो ये देखिए आप कितना सिंपल और सीधी सी चीज़ मैंने आपको कर दी है यहाँ पे कि आपको यहाँ से देख करके आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है और कहाँ से क्या पढ़ना है। फिर 2000 जैसे ये 23 का था, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप 23 में ही, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया, क्लास 10th कंटेम्प्रेरी इंडिया, पार्ट 2 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसमें भी आप देखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 क्लाइमेट। तो इस चीज़ को देखिए आपकी कितने बेसिक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो इसको जो है आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा दे सकते हैं अगर आप जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर स्टक रहेंगे तो आपको जो है वो भागने की ज़रूरत नहीं है आगे पीछे। पहले आप इन फंडामेंटल बुक्स को ख़त्म करिए, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि कम से कम 70% के आसपास आपको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा। खास करके जब आप फंडामेंटल और फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपकी क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो बाकी चीज़ें जो है वो समझने में फिर ईजी भी हो जाती है। तो ये सब है। तो इसलिए बिल्कुल पहली सजेशन ये है मेरी कि सिलेबस को बिल्कुल सामने रखिए, प्रिंट करवा के रखिए। 25-30 रुपये आप सभी अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्रिंट निकलवा करके उसमें ज्योग्राफी का जो पढ़ेंगे आप तो सिलेबस को अंडरलाइन करते चलिए कि क्या क्या है उस सिलेबस में और कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। ये मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पे आपको सैम्पल भी मैंने प्रोवाइड करवाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी से शिफ्ट नहीं होना है, आपने एनसीईआरटी को करके ही चलना है। बाकी फिर बाद में अगर आपने चाहते हैं कि मैं एडवांस करना चाहता हूँ कुछ, तो आप मैंने जीसी लोग आपको सजेस्ट की थी कि आप उसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मृणाल सर का चैनल है, वहाँ पर भी आपको ज्योग्राफी के लेक्चर मिल जाते हैं। हालांकि वो पुराने हो चुके हैं, देखने में उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पे समझाया हुआ है। इसके अलावा कोई और आप हेल्प ले सकते हैं किसी तरह से, जैसे माजिद हुसैन है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो बहुत अच्छी है वो भी। तो ये सब ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, तो आप उन चीज़ों को पढ़िए और जो सिलेबस है उससे हटिए मत, क्योंकि सिलेबस से जब भी पेपर शिफ्ट होगा तो ऐसा नहीं कि पूरा 100% शिफ्ट हो जाता है, होगा तो 20-30% होगा, फिर भी 70% आपके फेवर में रहेगा। तो इसलिए पहले आप सिलेबस को ख़त्म कीजिए, फिर एक्स्ट्रा अगर आपने उसमें थोड़ा बोलते हैं कि ये कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो उसी हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि उसको और बेहतर करें तो आप फिर जो एडिशनल सोर्सेज हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं कंटेंट एनरिचमेंट के लिए। तो वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है, पर जो फंडामेंटल है उसको आपने अवॉइड नहीं करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी आप बेहतर समझते हैं अपनी कैपेबिलिटी और जो आपकी पोटेंशियल है उसको। तो ये सब चीज़ें इसमें है, मैंने इसमें आपको बता दिया है कि कैसे सवाल आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं उनके। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है और इनको अच्छे से करके चलना है साथ में, ताकि आपको ये इसका बेनिफिट मिले। शायद हो सकता है कि मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो शायद उस वे में डिलीवर ना हो पा रही हो, या आपको उस तरीके से समझ ना आ रही हो, तो हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं है कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ वेल मैनर्ड में।
पर आप शायद अगर कोई कनेक्ट कर पा रहा है, कोई 2-4 बच्चे भी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, 2-4 लोग भी हैं, तो शायद अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो है वो बेसिक चीज़ जो है उससे हटना नहीं है। चाहे आप प्लानिंग जितनी मर्जी कर लीजिए, पर अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया तो आप साल भर प्लानिंग देखते रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, खुद को रेट्रोस्पेक्ट कीजिए। आपने कभी 1 साल पहले यही सोचा होगा कि इस बार नहीं हुआ, मैं अगली बार जो है 100% करके जाऊंगा देखना, और आज फिर आप वही उसी दहलीज पे खड़े होंगे कि आपने फिर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, आप वैसे के वैसे ही हैं। तो स्ट्रेटजी सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है। मैंने आपको रोड मैप बताया था कि आप 8 मंथ में किस तरह से करेंगे, पर ये है कि वो कस्टमाइज़ तो नहीं हो सकता है ना हर के लिए, कोई हर बंदा उससे सेटिस्फाई हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वो अपने तरीके से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको, कईयों को ज्योग्राफी पहले ख़त्म होगी, कईयों की पॉलिटी ख़त्म होगी, कईयों को क्या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा उसमें जो उनको ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर आपके लिए एक रिमाइंडर है, जेंटल रिमाइंडर है कि आपके पास टाइम जो है वो ऐसे रेत की तरह खिसक रहा है। पेपर आ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, फिर आप उसी जो विशियस सर्कल है वो फंस के रह जाता है बंदा। चाहे फिर आपकी कहीं जॉब लगी हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि चलो हाथ में जॉब है, सब कुछ है, नहीं हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। मैं वही सब कहना चाह रहा हूँ। शायद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, पर अगर कई बार आपको नहीं चलता है पता कि ये क्या बोल रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम आपको जो बता रहे हैं वो आपको जो है वो डंके की चोट पे हम ऐसा बोलें कि आपको समझ ही आएगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि कोई चीज़ आप हम हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही है तो आप हमें भी बता सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि बंदा जो है वो जब इंटरेक्शन होती है तो उसी से सीखता चलता है लाइफ में। कोई अपने आप में विद्वान नहीं होता है, और आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिविल सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपने ना अपने आप को स्टेबल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का नॉलेज आपको हो इस दुनिया में। तो जितना है उतना कीजिए, बेस्ट होता है। अपने आप को काम कंपोज रखिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप अच्छे तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो ज़रूर आप बताइएगा, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और 15 से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे, टारगेट पे जियोग्राफी को ख़त्म करेंगे फिर। तो उसके लिए हमने ग्रुप बना दिया है। वैसे भी मैं ज़्यादा लोगों को हैंडल तो नहीं कर पाऊँगा वहाँ पर, तो जितने हैं हमारे पास 10-15 लोग भी होंगे तो काफ़ी है, हम लोग मिल कर के इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।